हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं रामबाबू सर विज्ञान की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि अपना चैप्टर चल रहा है प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह, इस चैप्टर में पार्ट फर्स्ट में मैंने कल आप लोगों को प्रतिरोधक क्षमता, उसके अलावा प्रतिरक्षा के बारे में बताया कि प्रतिरक्षा क्या होती है, स्वाभाविक प्रतिरक्षा क्या है। इस स्वाभाविक और अर्जित प्रतिरक्षा में मुख्य रूप से कृत्रिम प्रतिरक्षा विधियां थी, उनके बारे में मैंने बताया। यानी कि स्वाभाविक प्रतिरक्षा की जो 4 विधियां थी उनमें भौतिक अवरोधक, रासायनिक अवरोधक, कोशिका अवरोधक, ज्वर व सूजन, इनके बारे में। इनके बाद में दूसरा जो था वो था उपार्जित। उपार्जित का मतलब होता है कृत्रिम प्रतिरक्षा विधि, जो उपार्जित की जाती हो, ग्रहण की जाती हो उस प्रतिरक्षा विधि में। उसके बाद में वहां से आगे उपार्जित प्रतिरक्षा विधि 2 प्रकार की होती है, सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा विधि। सक्रिय प्रतिरक्षा विधि जो होती है, इसमें सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा विधि के बाद में आता है प्रतिजन व प्रतिरक्षी। तो मैं शुरुआत करना चाहूंगा इसके पार्ट सेकंड में प्रतिजन और प्रतिरक्षा विधि के में। इनमें पहला जो शुरुआत होती है वो होती है प्रतिजन। यानी प्रतिजन होते क्या है? प्रतिजन जो होते हैं इनमें ये वे भारी रोगाणु होते हैं, वह भारी रोगाणु अथवा पदार्थ होते हैं जो शरीर में प्रविष्ट होने के बाद में, यानी कि प्रतिजन जो शरीर में बाहर से प्रविष्ट हो जाते हैं होने के बाद में मानव के शरीर के अंतर्गत बी लिम्फोसाइट यानी बी लसिका कोशिकाएं पाई जाती हैं। बी लसिका कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन कोशिकाओं में प्रतिरक्षी उत्पादक प्लाज्मा कोशिकाओं का रूपांतरित किया जाता है। यानी कि यहाँ पर वह बाहरी रोगाणु अथवा पदार्थ, यानी जो बाहर से प्रविष्ट होते हों, वह बाहरी रोगाणु अथवा पदार्थ हैं जो शरीर में प्रविष्ट होने के पश्चात, यानी शरीर में प्रवेश करने के बाद शरीर में पाई जाने वाली बी लसिका कोशिकाओं को, बी लिम्फोसाइट जो होती हैं, बी लसिका कोशिकाओं को प्रतिरक्षी उत्पादक प्लाज्मा कोशिकाओं में, यानी कि मानव के शरीर में प्लाज्मा कोशिकाएं पाई जाती हैं जो प्रतिरक्षियों का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। तो बी लसिका कोशिकाओं को प्रतिरक्षी उत्पादक प्लाज्मा कोशिकाओं में रूपांतरित कर प्रतिरक्षी उत्पादन हेतु प्रेरित करती हैं। तो बी लसिका कोशिकाएं मानव के शरीर में प्रतिरक्षी उत्पादन के लिए प्लाज्मा कोशिकाओं को प्रेरणा जागृत करती हैं। मानव के शरीर में, किसी भी जीव के शरीर में प्लाज्मा कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन प्लाज्मा कोशिकाओं में बी लसिका कोशिका जो होती है, बी लिम्फोसाइट होती है, इन प्लाज्मा कोशिकाओं को प्रतिरक्षी निर्माण के लिए प्रेरित करती हैं, प्रतिरक्षी उत्पादन हेतु प्रेरित करती हैं। और इसके बाद में ये विशिष्ट रूप से उसी प्रतिरक्षा से क्रिया करती हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि साधारण रूप से वे भारी रोगाणु अथवा पदार्थ होते हैं जिनका आणविक भार 6000 डाल्टन होता है। इनका जो आणविक भार होता है वो होता है 6000 डाल्टन। 6000 डाल्टन भार होता है प्रतिरक्षियों में, यानी जिनका आणविक भार 6000 डाल्टन होता है। अर्थात 1 डाल्टन बराबर कितना मान होगा? 1 डाल्टन बराबर 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये जनरल नॉलेज के दृष्टिकोण से याद रख सकते हैं, किताब में नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसका जो मान 6000 डाल्टन मान प्रतिरक्षी निर्माण के लिए प्रतिजन का होता है। लेकिन वहीं पे 1 डाल्टन बराबर कितना होता है? 1 डाल्टन बराबर 1.66 इंटू 10⁻27 होती है। इसे यूनिफाइड मास यूनिफाइड में व्यक्त करते हैं। इसे, इस जो इकाई को जो व्यक्त किया जाता है वो किया जाता है यूनिफाइड मास यूनिट। इसे यूनिफाइड मास यूनिट में व्यक्त किया जाता है, व्यक्त करते हैं। अर्थात साधारण रूप से वह बाहरी रोगाणु अथवा पदार्थ होते हैं जिनका आणविक भार कितना होता है प्रतिजन का? 6000 डाल्टन होता है, और अथवा इससे ज्यादा भी हो सकता है। और 6000 डाल्टन से ज्यादा हो गया 6000 डाल्टन, तो 1 डाल्टन का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। अर्थात इसको व्यक्त करने की जो प्रक्रिया होती है वो होती है यूनिफाइड मास यूनिट में इसको व्यक्त किया जाता है। किसको? प्रतिजन की इकाई को, प्रतिजन की इकाई, एंटीजेंस यूनिट, प्रतिजन की इकाई को। इनके बाद में अगर बात की जाए एंटीजनी निर्धारक की,
एंटीजनी निर्धारक। एंटीजनी निर्धारक ये होते हैं कि इनमें क्या होता है कि प्रतिजन संपूर्ण अणु के रूप में, प्रतिजन जो होता है वो संपूर्ण अणु के रूप में क्रिया नहीं करता, उसका कुछ विशिष्ट अंश ही क्रिया करता है। प्रतिजन संपूर्ण अणु के रूप में प्रतिरक्षी से प्रतिक्रिया नहीं करता, यानी कि प्रतिजन संपूर्ण अणु के रूप में प्रतिरक्षी से क्रिया नहीं करता। प्रतिजन संपूर्ण अणु के रूप में प्रतिरक्षी से क्रिया नहीं करता, वरन इसका कुछ विशिष्ट अंश ही, वरन इसका कुछ विशिष्ट अंश ही, इसका कुछ विशिष्ट अंश ही प्रतिरक्षी से जुड़ता है, प्रतिरक्षी से जुड़ता है। इन अंशों को एंटीजनी निर्धारक कहते हैं। इन अंशों को एंटीजनी निर्धारक कहते हैं। कैसे? प्रतिजन, माना एक ये कोई भी प्रतिजन है, ये प्रतिजन जो होता है संपूर्ण अणु के रूप में प्रतिरक्षी के साथ में क्रिया नहीं करता, पूरा अणु इसके साथ में नहीं जुड़ता, केवल यहां पर क्या होता है कि इसका कुछ विशिष्ट भाग, माना इस प्रतिजन का संपूर्ण का कोई एक छोटा सा कोई भी भाग, कुछ विशिष्ट भाग ही प्रतिरक्षी के साथ में जुड़ता है, यानी इसका कोई एक विशिष्ट टुकड़ा, एक इकाई प्रतिरक्षी के साथ में जुड़ता है, तो ये जो जुड़ा हुआ भाग है, ये भाग कहलाता है इसका एंटीजनी निर्धारक। मैं फिर एक बार इस परिभाषा को क्लियर करा दूं, यानी कि प्रतिजन एंटीजनी निर्धारक होते क्या हैं। प्रश्न आता है कि एंटीजनी निर्धारक किसे कहते हैं। तो मानव के शरीर में प्रतिजन उत्पन्न करना, यानी मानव के शरीर के अंतर्गत विलसिका कोशिकाएं होती हैं जो प्लाज्मा कोशिकाओं के माध्यम से इनको प्रेरित करती हैं प्रतिरक्षी प्रतिजन के निर्माण के लिए, और तब जाकर के इनमें ये प्रक्रियाएं संभव होती हैं। बात आती है एंटीजनी निर्धारक की, तो एंटीजनी निर्धारक वो निर्धारक होते हैं जिनमें प्रतिजन संपूर्ण अणु के रूप में प्रतिरक्षी से क्रिया नहीं करता। मानव के शरीर में या किसी भी जीव के शरीर में कोई भी प्रतिजन बना, उदाहरण के तौर पर जैसे ये प्रतिजन बना, इस प्रतिजन का कोई विशिष्ट अंश, इसका कुछ विशिष्ट अंश ही कहां जुड़ेगा, जिसे ये प्रतिरक्षी की संरचना है वाई अक्षर के समान, तो ये इसके साथ में जुड़ जाएगा, तो इसका कुछ विशिष्ट अंश ही जुड़ता है। इन अंशों को ही एंटीजनी निर्धारक कहते हैं। प्रोटीन में करीब 6 से 8 अमीनो अम्लों की एक श्रृंखला होती है जो विशेष प्रकार के एंटीजनी निर्धारक बनाने का कार्य करती है, जिसको एंटीजनी की संयोजकता कहा जाता है, वेलोसिटी ऑफ एंटीजन्स। बात आती है इसके बाद में विशिष्ट प्रतिरक्षा में प्रतिजन के विनाश की, यानी कि मानव के शरीर में विशिष्ट प्रतिरक्षा उत्पन्न होती है। कोई भी जीव है, उस जीव के शरीर में विशिष्ट प्रतिरक्षा उत्पन्न होना, जैसा मैं कल बता रहा था कि किसी भी जीव के शरीर में कोई भी बीमारी प्रेरित होती है, कोई भी बीमारी हो रही है, उस बीमारी के प्रति ही शरीर में ऑटोमेटिक विशेष प्रकार के प्रतिरक्षी उत्पन्न होते हैं जो उस बीमारी को समाप्त कर देते हैं। लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिन बीमारियों का प्रतिरक्षी मानव के शरीर में, किसी भी जीव के शरीर में नहीं बनता, उसके लिए बाहर से प्रतिरक्षी शरीर में अंदर प्रविष्ट कराए जाते हैं, तब जाकर के वो रोग समाप्त होता है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा था, टेटनस और डिप्थीरिया। ठीक उसी तरीके से अब मानव का जो शरीर है उसमें विशिष्ट प्रतिरक्षा में प्रतिजन के विनाश, यानी कि मानव के शरीर में प्रतिजन जो होता है, प्रतिजन क्या है, बाहरी रोगाणु होते हैं। रोगाणु क्या होते हैं, जो रोग उत्पन्न करते हैं। तो मानव के शरीर में विशिष्ट प्रतिरक्षा में प्रतिजन के विनाश की कार्यविधि जो होती है वो 4 चरणों में कंप्लीट होती है, यानी कि मानव के शरीर में जो रोग उत्पन्न हुए उन रोगों को समाप्त करने की जो प्रक्रिया होती है वो 4 चरणों में संपन्न होती है विशिष्ट प्रतिरक्षा से। इनमें ये 4 चरण होते कौन से हैं? पहला है अंतर्निहित प्रतिजन अथवा बाह्य प्रतिजन में विभेद करना, यानी कि जीवों के शरीर में सबसे पहली बात यह है
कि माना किसी भी जीव के शरीर में एक प्रतिजन यह है और एक प्रतिजन यह है, ये प्रतिजन अंतर्निहित है और दूसरा प्रतिजन बाह्य प्रतिजन है। अंतर्निहित प्रतिजन अथवा बाह्य प्रतिजन में विभेद उत्पन्न करना है, यानी कि इन दोनों में क्या उत्पन्न किया जाता है, विभेद। पहचाना जाता है कि जीवों के शरीर में जो प्रतिजन है, जो रोगाणु है, वो अंदर उत्पन्न हुआ है, आंतरिक रोगाणु है, आंतरिक प्रतिजन है या बाह्य प्रतिजन है। यानी एक तो शरीर में, मानव जीव के शरीर में आंतरिक प्रतिजन भी होते हैं और बाह्य प्रतिजन भी होते हैं। आंतरिक प्रतिजन यदि अत्यधिक सक्रिय हो जाते हैं तो आंतरिक बीमारियां हो जाती हैं, जैसे कि बुखार का होना। बाह्य प्रतिजन में बाह्य रोगाणु प्रविष्ट होते हैं शरीर के अंतर्गत, जो जल वगैरह, जलवायु, भोजन के दूषित, भोजन के खान पान के दौरान होते हैं, जैसे डिप्थीरिया, टेटनस, पोलियो, ये सभी जो बीमारियां हैं वो बाह्य प्रतिजन के माध्यम से होती है। तो सबसे पहली जो बात होती है विशिष्ट प्रतिरक्षा में, वो होती है इनके विनाश की कार्यविधि के लिए ये पहचाना जाता है कि जो रोगाणु है, जो प्रतिजन है, प्रतिजन क्या है, एक विशेष प्रकार के रोगाणु है। तो इनमें नंबर 1 पॉइंट ये होता है कि अंतर्निहित प्रतिजन और बाह्य प्रतिजन में विभेद उत्पन्न करना है, ये दोनों को अलग करना। दूसरी बात आती है बी लसिका कोशिकाओं द्वारा प्लाज्मा कोशिकाओं का निर्माण करना। मानव के शरीर में बी लिम्फोसाइट पाई जाती हैं, बी लिम्फोसाइट पाई जाती हैं मानव के शरीर में। तो बी लसिका कोशिकाओं द्वारा प्लाज्मा कोशिकाओं का निर्माण, ये बी लिम्फोसाइट होती हैं, क्या करती हैं, प्लाज्मा कोशिकाओं का निर्माण, प्लाज्मा कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। विशिष्ट प्रतिरक्षा में प्रतिजन के विनाश की कार्यविधि के लिए तीसरा है प्लाज्मा कोशिकाओं द्वारा विशिष्ट प्रतिरक्षी का निर्माण होता है। तीसरा है ये जो प्लाज्मा कोशिकाएं बनी हैं, इन प्लाज्मा कोशिकाओं के माध्यम से, प्लाज्मा कोशिकाओं के माध्यम से विशिष्ट प्रतिरक्षी का निर्माण करना। जो शरीर में विशिष्ट प्रतिजन उत्पन्न हुआ है उसके लिए विशिष्ट प्रतिरक्षी का निर्माण किनके माध्यम से होता है, प्लाज्मा कोशिकाओं के माध्यम से होता है। और जो चौथा पॉइंट है इसमें प्रतिजन प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया, यानी कि प्रतिजन व प्रतिरक्षी, इन दोनों में क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। प्रतिजन प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया अथवा कोशिका माध्यम प्रतिरक्षा अथवा CMI, सेल मेडिएटेड इम्यून, कोशिका माध्यम प्रतिरक्षा द्वारा प्रतिजन का क्या हो जाता है, प्रतिजन का विनाश। इन 4 तरीके से विशिष्ट प्रतिरक्षा में प्रतिजन के विनाश की प्रश्न दिया जा सकता है कि विशिष्ट प्रतिरक्षा में प्रतिजन के विनाश को समझाइए। तो विशिष्ट प्रतिरक्षा में प्रतिजन का विनाश इन 4 चरणों में संपादित होता है। पहला है अंतर्निहित और बाह्य प्रतिजन में विभेद उत्पन्न करना, यानी कि मानव के या किसी भी जीव के शरीर में कोई भी प्रतिजन जो उत्पन्न हुआ है उस प्रतिजन के बारे में जानकारी ग्रहण करना, या वो प्रतिजन बाहर से जीवों के शरीर में गया उसके बारे में जानकारी ग्रहण करना। तो सबसे पहली जो कंडीशंस होती है उसमें ये ध्यान रखना होता है कि शरीर में उत्पन्न हुआ प्रतिजन और शरीर के बाहर से प्रतिजन है तो कैसा, किस प्रकार का प्रतिजन शरीर के अंतर्गत है। तो फर्स्ट पॉइंट ये ध्यान रखना है, अंतर्निहित प्रतिजन और बाह्य प्रतिजन में विभेद उत्पन्न करना, यानी कि अंतर्निहित शरीर में अंदर से प्रतिजन, बाह्य बाहर से प्रतिजन कौन सा उत्पन्न हुआ है। तो पहला पॉइंट तो इसका यही है। दूसरा पॉइंट आता है जीवों के शरीर में बी लिम्फोसाइट जो कोशिकाएं होती हैं, ये शरीर में सक्रिय रूप से पाई जाती हैं ब्लड के अंतर्गत। इनमें बी लिम्फोसाइट जो कोशिकाएं होती हैं ये प्लाज्मा कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। तो यहां से नंबर 2, इनमें जब विभेद उत्पन्न हो जाएगा तो ये विभेद उत्पन्न होने के बाद में मानव किसी भी जीव के शरीर में बी लिम्फोसाइट कोशिकाएं पाई जाती हैं। बी लिम्फोसाइट कोशिकाएं जो होती हैं ये प्लाज्मा कोशिकाओं का निर्माण करती हैं, इनसे प्लाज्मा कोशिकाओं का निर्माण होता है। प्लाज्मा कोशिकाओं के निर्माण होने के बाद में प्लाज्मा कोशिकाएं जो होती हैं ये प्लाज्मा कोशिकाएं विशिष्ट प्रतिजन का निर्माण, प्रतिरक्षी का निर्माण करती हैं। फिर क्योंकि विशिष्ट प्रकार का यदि शरीर में प्रतिजन है तो उसके लिए फिर प्लाज्मा कोशिकाओं द्वारा किसका निर्माण होगा, विशिष्ट प्रतिरक्षी का निर्माण होता है।
विशिष्ट प्रतिरक्षी का निर्माण होने के बाद में प्रतिरक्षी और प्रतिजन यानी कि एंटीजेंस, यहाँ पे एंटीबॉडीज बना है तो ये एंटीजेंस व एंटीबॉडीज, ये दोनों आपस में प्रतिक्रिया करते हैं, यानी एक दूसरे में क्रिया उत्पन्न करना, और ये दोनों आपस में एक दूसरे से प्रतिक्रिया उत्पन्न करेंगे, या फिर प्रतिजन का विनाश होगा किसके माध्यम से, कोशिका माध्यम प्रतिरक्षा के माध्यम से, CMI, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, यानी इसके माध्यम से इसका विनाश हो जाता है। तो 4 चरणों में विशिष्ट प्रतिजन के प्रति विशिष्ट प्रतिरक्षी उत्पन्न कराए जाते हैं। इनके बाद में आता है प्रतिरक्षी की संरचना। जो डायग्राम मैंने बनाया हुआ है हम लोग देख सकते हैं, इसका जो डायग्राम है प्रतिरक्षी का निर्माण, प्रतिरक्षी की जो संरचना होती है इसको मैं सीधा सा बता दूं कि इसका जो आकार है वो अंग्रेजी के Y अक्षर के समान होता है, जैसा कि इसके डायग्राम में दिख भी रहा है। इसका आकार किस तरीके का है, अंग्रेजी के प्रतिरक्षी की संरचना, इसका आकार कैसा है, अंग्रेजी के Y अक्षर के समान, Y अक्षर के समान, इसका आकार अंग्रेजी के Y अक्षर के समान है। इसमें अगर हम देखें तो इसमें एक भारी श्रृंखला पाई जाती है, एक हल्की श्रृंखला पाई जाती है। तो ये मुख्य रूप से 4 संरचनात्मक इकाइयों से मिलकर के बना होता है, 4 संरचनात्मक इकाइयों से मिलकर बनता है। इनमें 2 भारी श्रृंखलाएं होती हैं और 2 होती है हल्की श्रृंखलाएं। 2 भारी श्रृंखलाएं, एक और एक 2 भारी श्रृंखलाएं और 2 ये हल्की श्रृंखलाएं होती हैं। इनमें 2 भारी श्रृंखला वो बड़ी होती हैं, इनको कैपिटल H से, और 2 हल्की श्रृंखलाएं होती हैं, इनको कैपिटल L के द्वारा व्यक्त किया जाता है। एक भारी व एक हल्की श्रृंखला मिलकर के, यानी कि एक H और एक L मिलकर किसका निर्माण करते हैं, ये द्विलक का निर्माण करते हैं। और 2 द्विलक मिलकर के एक विशेष प्रकार के प्रतिरक्षी का निर्माण करते हैं। प्रतिरक्षी का 2 द्विलक मिलकर प्रतिरक्षी का निर्माण करते हैं। प्रत्येक अर्धांश एक H और एक L पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से मिलकर के बना हुआ होता है। प्रत्येक भारी जो श्रृंखला होती है वो 440 प्रकार के एमिनो अम्लों से मिलकर के बनती है, 440 एमिनो अम्लों से, और हल्की श्रृंखलाएं जो होती है वो 220 एमिनो अम्लों से मिलकर के बनती है। ये पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं कार्बोहाइड्रेट श्रृंखलाओं से जुड़ी हुई होती हैं। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं कार्बोहाइड्रेट श्रृंखलाओं से जुड़ी होती है, श्रृंखलाओं से जुड़ी होती है। यहां पर हम देखेंगे ये डायग्राम बना हुआ है। इस डायग्राम में इसका आकार अंग्रेजी के Y अक्षर के समान होता है। ये पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं। इन श्रृंखलाओं में 2 भारी श्रृंखलाएं होती हैं, 2 हल्की श्रृंखलाएं होती हैं। एक भारी और एक हल्की श्रृंखला मिलकर के एक द्विलक का निर्माण करती है। एक भारी और एक हल्की श्रृंखला मिलकर किसका निर्माण करेगी, द्विलक का निर्माण करेगी। ये क्या है, अपने आप में एक द्विलक है और 2 द्विलक, एक द्विलकीय और एक द्विलकीय, ये दोनों द्विलक मिलकर के किसका निर्माण करेंगे, एक प्रतिरक्षी का निर्माण करते हैं। प्रत्येक भारी श्रृंखला 440 अम्लों की मिलकर के बनी हुई होती है और प्रत्येक हल्की श्रृंखला जो होती है वो 220 अम्लों से मिलकर के बनी हुई होती है। अर्थात मैं सीधा सा कह दूं कि ये 2 समान अर्धांश मिलकर के एक प्रतिरक्षी का निर्माण करते हैं। इनमें इनका ऊपरी सिरा जो होता है वो NH2 अंश की ओर होता है, जो प्रतिजन क्रिया करके क्रियास्थल होता है एक तरीके का, और नीचे का जो अंश होता है वो एसिटिक अम्ल होता है, एसिटेट अम्ल होता है। अर्थात हम कह सकते हैं, मैं फिर एक बार रिपीट करना चाहूंगा, प्रतिरक्षी की आंतरिक संरचना को समझाइए।
सचित्र समझाइए। तो प्रतिरक्षी की आंतरिक संरचना हम यहाँ पे लिखेंगे, डायग्राम बनाएंगे, उसमें हम पहले लिखेंगे कि प्रतिरक्षी जो होता है ये अंग्रेजी के वाई अक्षर के समान होता है। अंग्रेजी का वाई अक्षर है, अंग्रेजी के वाई अक्षर के समान होता है। इसके अंतर्गत ये 4 संरचनात्मक इकाइयों से मिलकर के बनता है, जिसमें 2 भारी श्रृंखलाएं होती हैं, 2 हल्की श्रृंखलाएं होती हैं। ये पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं, पॉलीपेप्टाइड कार्बनिक श्रृंखलाएं होती हैं। इनमें से प्रत्येक भारी, एक भारी और एक हल्की श्रृंखला मिलकर के एक द्विलक का निर्माण करते हैं। 2 द्विलक मिलकर के एक प्रतिरक्षी का निर्माण करते हैं। यानी कि यहाँ पर सीधा सा है, ये आपस में 2 द्विलक आपस में किससे मिलकर बने, डाई सल्फाइड बंधनों से। डाई का मतलब होता है 2 सल्फर बंध हैं, एक ये रहा और एक ये रहा। तो ये डाई सल्फाइड बंधों से मिलकर के जुड़ते हैं आपस में, और जिन स्थानों पे जुड़ते हैं, जैसे ये जुड़ा हुआ भाग है इसका, ये इसका हिंज कहलाता है, हिंज, ये इसका हिंज क्षेत्र है। इनमें इनका अस्थिर भाग ऊपर की ओर होता है, अस्थिर भाग ऊपर की ओर होता है, जिस अस्थिर भाग को FAB द्वारा व्यक्त किया जाता है, और इसका नीचे का जो भाग होता है वो स्थिर भाग होता है, जिसको FC के माध्यम से व्यक्त करते हैं। मैं फिर एक बार बताना चाहूंगा, प्रतिरक्षी सीधा सा समझने के लिए इसका आकार अंग्रेजी के Y अक्षर के समान है, जैसा इसका डायग्राम है। दूसरा, ये मुख्य रूप से 4 संरचनात्मक इकाइयों से मिलकर के बनता है। नंबर 1, नंबर 2, 3 और 4 संरचनात्मक इकाइयों से मिलकर के बनता है, जिसमें 2 भारी होती हैं संरचनाएं। ये 2 भारी श्रृंखलाएं हैं, एक ये भारी है और एक ये भारी है। देख सकते हैं दोनों, ये बड़ी हैं और ये छोटे हैं दोनों। तो ये 2 भारी श्रृंखलाएं होती हैं और 2 हल्की श्रृंखलाएं होती हैं, ये हल्की श्रृंखलाएं दोनों। भारी श्रृंखलाएं जो होती हैं ये 440 अमीनो अम्लों से मिलकर के बनती हैं, और हल्की श्रृंखलाएं होती हैं कितने अम्लों से मिलकर के बनती हैं, 220 अमीनो अम्लों से मिलकर के बनती हैं। ये डाई सल्फाइड बंधनों के माध्यम से 2 द्विलक, यानी कि एक भारी, यानी कि एक ये श्रृंखला और एक ये श्रृंखला, एक भारी श्रृंखला और एक हल्की श्रृंखला, एक भारी श्रृंखला और एक हल्की श्रृंखला मिलकर क्या बना रहे हैं, एक द्विलक बना रहे हैं, एक द्विलक का निर्माण करते हैं। और दोनों 2 द्विलक, एक द्विलक ये हो गया और एक इधर का हो गया, तो 2 द्विलक मिलकर के HL + HL बराबर 2 द्विलक, ये 2 द्विलक मिलकर के बने, तो ये क्या हो गया, इसका एक प्रतिरक्षी हो गया। तो 2 द्विलक मिलकर के एक प्रतिरक्षी का निर्माण करते हैं। इनमें ऊपर का जो भाग होता है वो अस्थिर भाग होता है, जिसको FAB द्वारा व्यक्त करते हैं। नीचे का जो भाग होता है, ऊपर का भाग अस्थिर भाग जो होता है वो NH2 अंश की ओर होता है, ऊपर NH2 अंश की ओर अस्थिर भाग होता है, जिसे FAB द्वारा व्यक्त किया जाता है। नीचे का भाग COOH यानी एसिटेट बंध की ओर होता है, जिसको FC के द्वारा व्यक्त किया जाता है, ये अस्थिर भाग कहलाता है। और जिन स्थानों पर दोनों द्विलक जुड़ते हैं वो जुड़ने वाला भाग इनका हिंज भाग कहलाता है। ये स्टूडेंट्स, ये होती है प्रतिरक्षी की संरचना है। लचीले होने के कारण हिंज प्रतिरक्षी के आकार में अस्थिर रूप से प्रतिदिन के छोटे बड़े अणु समाहित करने में मदद करने में सहायक होता है या मदद करता है। तो ये इनमें मुख्य रूप से प्रतिरक्षी हुए। डियर स्टूडेंट्स, आशा करता हूं कि ये प्रतिजन और प्रतिरक्षी आप लोगों के समझ में आ गए होंगे। यहां से आगे कल प्रतिरक्षियों के प्रकार और ब्लड ग्रुप के बारे में हम लोग समझेंगे। घर में रहें, सुरक्षित रहें और घर में रहते हुए अध्ययन करें। धन्यवाद।